चेतावनी पहले ही जारी हो चुकी है। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई परीक्षण नहीं है, ये असली है और अभी हो रहा है। कहीं किसी कमांड सेंटर में अंतिम फैसला लिया जा चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों लोग फोन की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित रहना क्या है। और शरण शायद वही नहीं है जहां आप सोचते हैं, क्योंकि किसी भी मिसाइल के दिखाई देने से पहले कुछ और होता है। महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई पर विस्फोट हुआ। इसका उद्देश्य शहर नष्ट करना नहीं, बल्कि समन्वय मिटाना है। आप इसे सुन या देख नहीं सकते। कई राज्यों में बिजली 1 सेकंड से भी कम समय में चली जाती है। फोन बंद हो जाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीनें खाली हो जाती हैं और फ्यूल पंप रुक जाते हैं। ग्रिड धीरे धीरे नहीं, अचानक फेल होता है। ये ना तो हर जगह और ना ही एक समान रूप से गायब होता है, लेकिन पहली टक्कर से पहले ही प्रतिक्रिया बिखर जाती है। और फिर वॉरहेड्स आते हैं। पहली लहर शहरों पर नहीं गिरती। ये धारणा कि भीड़ भाड़ वाले शहरों के ऊपर मशरूम के बादल छा जाते हैं गलत है। पहला परमाणु हमला सजा नहीं, गणित है। निशाने वही हैं जो पलटवार कर सकते हैं। मोंटाना, वायोमिंग और नॉर्थ डिकोटा का आईसीबीएम क्षेत्र ऐसे बनाया गया था कि उन्हें रक्षा की बजाय सिर्फ जवाबी हमला करना था। वे शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं। जॉर्जिया व वॉशिंगटन स्टेट के सबमरीन बेस भी उसके बाद तबाह कर दिए जाते हैं। सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देने वाले जहाजों को बंदरगाह छोड़ने नहीं दिया जाता, वहीं नष्ट कर दिए जाते हैं। फिर कमांड और कंट्रोल पर हमला होता है। वर्जीनिया, कोलोराडो, नेब्रास्का, ये प्रतीकात्मक नहीं, संचालनात्मक लक्ष्य हैं और सबसे पहले उनकी कार्यक्षमता मिटाई जाती है। एक एक करके उस संरचना को तोड़ दिया जाता है जो जवाबी हमला संभव बनाती है। और जब तक शहरों की बारी आती है, तब तक आप कहां हैं, यही बात पहले ही तय हो चुकी होती है। ये सवाल ये नहीं है कि किस पर हमला होगा, सवाल ये है कि किस पर नहीं होगा। अब देखिए, आप मैकिनेक ब्रिज पर हैं, 5 मील लंबा स्टील और केबल का पुल, जो मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप को राज्य के निचले हिस्से से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। आपके पीछे औद्योगिक मिडवेस्ट एक विकिरण प्रभावित पट्टी के अंदर है, जो कई राज्यों में फैला हुआ है। शिकागो, डेट्रॉइट, क्लीवलैंड। अमेरिकी विनिर्माण की पहचान बनाने वाली हर चीज अब उन ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्यों की हवा की दिशा में है, लेकिन आपके सामने कुछ और ही है। एक वनाच्छादित प्रायद्वीप जो 3 ओर से पृथ्वी की सबसे बड़ी ताजे पानी की प्रणाली ग्रेट लेक से घिरा है। इसमें दुनिया के सतही ताजे पानी का लगभग 21% है। यह पानी खत्म होने की नौबत नहीं आती, इससे पहले कोई और चीज जानलेवा हो सकती है। 1 सदी से आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस क्षेत्र को अनदेखा किया। मुख्य शिपिंग मार्गों से दूर, बिना उपनगरीय विस्तार और अन्य विकास प्रणालियों से कटा हुआ। लेकिन आज इसी विकास की कमी ही वजह है कि आप अब भी सांस ले रहे हैं। यह ऊपर कोई मुख्य सैन्य लक्ष्य नहीं है, न ही घनी आबादी वाले केंद्र हैं, जिसका मतलब है कि जब सब कुछ ढह जाता है तो कम लोग एक ही जगह पर बचते हुए आते हैं। यहाँ की ठंड भी है और वो वाकई में महत्वपूर्ण है। सही परिस्थितियों में यह एक तरह की सुरक्षा बन जाती है। महान झीलें बहुत गर्मी संचित करती हैं और पानी का तापमान हवा की तुलना में धीरे धीरे बदलता है, जिससे बड़ा फर्क आता है। एक परमाणु शीतकाल की स्थिति में वायुमंडलीय कालिख वैश्विक औसत सतह तापमान को लगभग 14.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर सकती है। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरता है, मौसम अस्थिर होते हैं और खेती की स्थिति बिगड़ती है, जबकि बड़ी झीलों के पास के इलाके अलग होते हैं। झीलें गर्मी धीरे धीरे छोड़ती हैं, जिससे ठंड कम नहीं होती, लेकिन चरम स्थितियां घटती हैं और आंतरिक क्षेत्रों से अधिक स्थिर जलवायु बनती है। ये स्थिर खेती के मौसम की ओर ले जाता है, चाहे कालिख कितनी भी गंभीर हो। वही झील जो कभी आर्थिक विकास को सीमित करती थी, अब जीवन रेखा बन गई है। सचमुच खाड़ी तट जैसे क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले बेड़ों को काम करने के लिए डीजल, उपग्रह आधारित जीपीएस और गहरे समुद्र के उपकरण चाहिए। ग्रिड बंद होने पर नावें किनारे रुकती हैं। अपर पेनिनसुला में मछली पकड़ना छोटे पैमाने पर होता है। जल प्रजातियां हालात बदलने पर प्रवास नहीं करती, वे हमेशा वहां होती हैं, छोटी नाव और जाल की पहुंच में। बाकी सब जंगल से मिल जाता है। व्हाइट टेल हिरण, छोटे जानवर और जंगल का खाना मिलकर लचीला आहार बनाते हैं, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि अभी तक मांग उन तक नहीं पहुंची है।
पुल ही अंदर आने और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है, जिसका मतलब है कि जो तुम्हारी सुरक्षा करता है उसे दूसरी तरफ के 1 करोड़ लोग पहले ही अपने हिसाब में शामिल कर चुके हैं। इसका लाभ तभी तक है जब तक असंतुलन है। करीब 3 लाख लोग यहाँ रहते हैं। संकट में मैकिनेक ब्रिज एक संकरे रास्ते में बदल जाता है। अगर निचले मिशिगन के निवासियों का एक छोटा सा हिस्सा भी उत्तर की ओर जाने का फैसला करता है तो पुल ऐसी संकरी जगह बन जाता है जहां सब अटक जाते हैं। अगर यह जाम हो जाता है तो प्रायद्वीप इतनी आबादी को समाहित कर लेता है जिसे वह खिला नहीं सकता। अगर ये बंद या नष्ट हो जाए तो प्रायद्वीप बचता है, पर गलत तरफ रह गया व्यक्ति वहीं फंस जाता है। एक और चिंता है जिसे अधिकतर सर्वाइवल मैप्स नजरअंदाज करते हैं। पैलिसेड्स न्यूक्लियर प्लांट दक्षिण पश्चिम मिशिगन और फर्मी 2 प्लांट डेट्रॉइट के पास ग्रेट लेक्स के किनारे हैं। अगर रिएक्टर्स को लंबे समय तक कूलिंग न मिले तो प्रदूषण झीलों में घुस जाता है। यही पानी जो जीवन रेखा है खतरा बन जाता है। अपर पेनिनसुला हमेशा ठंडा, दूर-दराज और कटा हुआ रहा, जिससे वहां निवेश नहीं आ सका। इस समय बहुत ठंडा और दूर-दराज होना ही खुले में पड़े रह जाने और बच जाने के बीच का फर्क है। सायरन कई घंटों से शांत हैं। जब लोग प्रतिक्रिया देते हैं, आप पहले ही निर्णय बिंदु पार कर चुके होते हैं। आप वहां पहुंच चुके हैं जहां होना चाहिए, शायद वेस्ट वर्जीनिया की किसी घाटी में, और आप वहां से हिलने वाले नहीं हैं। ऊपर की पहाड़ी की चोटियां हवा को पकड़ लेती हैं, जो कोई इंजीनियरिंग सिस्टम नहीं कर सकता। इससे हवा में मौजूद रेडियोधर्मी कण पहाड़ी इलाकों के ऊपर से सीधे नहीं गुजरते। वे ढलान से टकराकर ऊपर उठते, ठंडे होते हैं और हवा से गिर जाते हैं। दूसरी तरफ घाटी पहुंचते पहुंचते उनका अधिकतर हिस्सा गिर चुका होता है। वहां जो बसता है वह हवा है, जिसे पहाड़ों ने चुपचाप साफ कर दिया है। वहां कोई केंद्रित सैन्य ठिकाने नहीं हैं जो पहले हमले के लिए लक्ष्य बनाए जाएं। यहाँ कोई बड़ा आबादी केंद्र शुरुआती हमले में नहीं दिखता। वही हवा के पैटर्न प्रदूषण को पूर्वी गलियारे से उत्तर पूर्व आपसे दूर ले जाते हैं। लेकिन ये व्यवस्था तभी तक काम करती है जब तक वो कहीं और है। सवाल है, जब ये पूरी गायब हो जाए तो क्या होगा? देश भर में सब कुछ रुक जाता है, न पानी, न खाना, न कोई संचार। एपलाचिया में हजारों प्राकृतिक झरने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से पानी सतह पर लाते हैं, बिना पंप, ट्रीटमेंट प्लांट या बिजली के। वो पानी जो सतह पर पहुंचने से पहले दशकों तक चट्टानों की परतों से छनता रहा है। जहां शहर 2 दिन में साफ पानी खो देते हैं, वहां यहां पानी लगातार बहता है। यहां जीने बचने के लिए जरूरी ज्ञान रचा बसा है। एपलाचियन समुदायों में ग्रिड पर निर्भर न रहने वाला जीवन परियोजना या बैकअप योजना नहीं, बल्कि निरंतरता है। मोनोंगाहेला नेशनल फॉरेस्ट के पास बहुत सारे परिवार आज भी उन कौशलों के साथ जीवन जीते हैं जो कभी वास्तव में गायब ही नहीं हुए। इन्हें ना तो फिर से खोजा गया और ना ही शौक में बदला गया। ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए और इस्तेमाल में बने रहे, जैसे खाना संरक्षित करना, नमक में रखा गया मांस, कांच की बोतलों में सब्जियां जो सालों तक बिना फ्रिज के शेल्फ पर रखी रहती हैं, और हार्डवुड की आग पर शिकार का मांस स्मोक करना। यह सर्वाइवल स्किल नहीं, बल्कि अलग हालात में सामान्य जीवन जारी रखना है, जिससे वह बात खत्म हो जाती है जिसे ज्यादातर लोग ध्यान में ही नहीं रखते। दबाव में सीखने में समय लगता है। नमक एक रणनीतिक संपत्ति है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं। कनावा घाटी बड़े नमक भंडारों पर है। जेक्यू डिकिंसन सॉल्ट वर्क्स 200 सालों से इसे भूमिगत खारे पानी से निकाल रहा है। रेफ्रिजरेशन से पहले नमक ही प्रोटीन को सुरक्षित रखने का मुख्य तरीका था। आज भी समीकरण वही है, बस व्यवस्था बदल गई है। यह क्षेत्र सिर्फ एक संसाधन पर निर्भर नहीं है। इन पहाड़ों में कोयले की परतें भी फैली हैं, जो उत्तर अमेरिका के सबसे घने कोयला भंडारों में से हैं। अब इसका उपयोग बिजली घरों के लिए नहीं, बल्कि बाकी ऊर्जा स्रोत खत्म होने पर हीटिंग, खाना पकाने व बुनियादी जरूरतों के लिए होगा। एपलाचिया की भी एक सीमा है जिसे पीढ़ियों का ज्ञान नहीं बदल सकता। वही इलाका रेडियोधर्मी फॉलआउट को छानता है और समुदायों को अलग भी करता है। सीधी रेखा में 10 मील की दूरी सड़क से 40 मील हो जाती है, अगर सड़क चलने लायक भी हो तो। बिना ईंधन, संचार और समन्वय के हर कम्यून पूरी तरह आत्मनिर्भर अलग व्यवस्था बन जाता है। अगर आपके शरण स्थल में नमक, पानी या जानकार लोग न हों, तो आप पहाड़ी के पीछे फंस जाते हैं
और वहां पहुंच नहीं सकते जहां ये चीजें हैं। पहाड़ सुरक्षा भी देते हैं और अलग भी करते हैं। वे आना जाना नियंत्रित करते हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। पहाड़ सबको एक सी हवा देते हैं। फर्क क्या है? जो परिवार यहाँ से कभी नहीं गया उसे पता है कौन सा झरना सुरक्षित है और कौन सा नहीं। एपलाचिया पहले से ही व्यवस्था के उस पार जी रहा था। लेकिन अगर व्यवस्था से अलग होना एक फायदा है, तो उस दूरी को और बढ़ाना पूरी तरह से नियमों को बदलना शुरू कर देता है। आप और सबसे नजदीकी प्राथमिक लक्ष्य के बीच 100 मील तक कुछ भी नहीं है। यह कोई रूपक दूरी नहीं, बल्कि असली दूरी है। अब आप मध्य इडाहो में फ्रैंक चर्च रिवर ऑफ नो रिटर्न वाइल्डरनेस के किनारे खड़े हैं। यह पहाड़ी इलाका इतना कठिन है कि अमेरिकी सेना को भी इसे पार करने में भारी मुश्किल हुई थी। आज भी कई हिस्सों तक पैदल पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यह इतना बड़ा है कि आप हफ्तों चल सकते हैं बिना सड़क पार किए। अब वही एकांत सुरक्षा कवच बन गया है। विस्फोट स्थल से दूर जाने पर रेडियोधर्मी फॉलआउट कमजोर होती जाती है, क्योंकि कण क्षय होकर फैलते हैं और उनकी घनता घटती है। जैसे ही वे पहाड़ों के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचते हैं, स्रोत के पास जो जानलेवा था वो अब ऐसा रह जाता है जिसमें बचा जा सकता है। यही पर्याप्त है। रॉकी माउंटेन की घाटियां खड़ी और संकरी हैं। सैलमन नदी के किसी गहरे दर्रे के तल में होने पर आप धरती की ऐसी जेब में होते हैं जो ऊपर के आसमान से कटी होती है। फॉलआउट के भारी कण पहाड़ियों की चोटियों पर जमा रहते हैं, जबकि घाटी की हवा साफ रहती है। यह इलाका विकिरण अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन रॉकी पर्वत श्रृंखला के सभी हिस्सों में बचने की संभावना एक जैसी नहीं है। कोलोराडो में कई प्रमुख लक्ष्य हैं। शाइन माउंटेन के अंदर नोरैड, कोलोराडो स्प्रिंग्स के बाहर पीटरसन स्पेस फोर्स बेस। ये स्थान किसी भी हमले की योजना में विकल्प नहीं होते। इन स्थानों से दूरी ही जीवन और खतरे के बीच फर्क तय करती है। सेंट्रल इडाहो इस दायरे से बाहर है। यहाँ से निकटतम रणनीतिक ठिकाना 300 मील दूर है, जो काफी फर्क डालता है। यहाँ का खाना किसी बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं है। जानवर हजारों सालों से बिना इंसानी व्यवस्था जिंदा हैं। पानी पहाड़ों की धाराओं में बर्फ पिघलने से आता है और गुरुत्वाकर्षण से बहकर छान जाता है। यह किसी भी बुनियादी ढांचे के ढहने का शायद ही कोई असर पड़ेगा। यह शुरुआत में ही कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो फेल हो सके। लेकिन दूरी तभी तक ढाल है जब तक आप उस दूरी के सहारे टिके रह सकें। फ्रैंक चर्च जंगल को रिवर ऑफ नो रिटर्न यूं ही नहीं कहते। अगर आपका खाना कम पड़ जाए या किसी को चिकित्सकीय मदद की जरूरत हो, तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। ना कोई दोबारा सामान पहुंचाएगा, ना ही कोई हेलीकॉप्टर निकासी होगी। वो 100 मील का खालीपन जो आपकी रक्षा करता है, वही किसी को भी आप तक पहुंचने से रोकता है। अगर नाभिकीय शीतकाल के मॉडल तापमान में गिरावट को लेकर सही हैं, तो पहले से ही कड़ी इडाहो की सर्दियां और भयानक होंगी। जो बर्फ आमतौर पर जून तक पिघल जाती है, वो जुलाई या अगस्त तक बनी रह सकती है। फसल उगाने का मौसम बहुत छोटा हो जाएगा। जंगली जानवरों की आबादी सीमित है। बचे लोगों के अत्यधिक शिकार से उनकी संख्या घटेगी। दूरी आपकी जान बचाती है और फिर आपको उसे बनाए रखने की चुनौती देती है। अब तक हर जगह एक ही असंभव सवाल का अलग अलग जवाब रही है। जब बाकी नक्शा विफल हो चुका है, लोग कहां अब भी खा पी, आवाजाही कर और साथ बने रह पाते हैं। रॉकीज किला नहीं थी, बस वैसे ही काम करती हैं, लेकिन वे अब भी उस भूमि से जुड़ी हैं और वहां की हर चीज से प्रभावित होती हैं, जैसे परमाणु गिरावट, मौसम में बदलाव, पतन। अगला कदम है महाद्वीप को पूरी तरह छोड़ना। प्योर्टो रिको महाद्वीपीय अमेरिका से 1000 मील दूर है, इसलिए यहाँ कुछ भी निशाना नहीं साधा गया। यहाँ न सायरन है, न अभ्यास, बस सामान्य जिंदगी की आवाजें हैं। यहाँ दूर की आपदा सच में दूर लगती है। समुद्र खुद ही पहली रक्षा पंक्ति है। पानी सिर्फ दूरी नहीं बनाता, ये रेडियोधर्मी गिरावट के फैलाव को भी रोकता है। इस द्वीप तक पहुंचने वाली हवा हजारों मील समुद्र पार करती है, न कि जलते शहरों या तबाह ढांचों से होकर। इसलिए ये हवा ज्यादा साफ होती है। व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ये मुख्य भूमि को नहीं छूती। जिंदगी रुकती नहीं, मुश्किल से चलती है। कॉर्डिलेरा सेंट्रल में लोग अब भी जमीन से खाना निकालते हैं। कॉफी, कच्चे केले, ब्रेड फ्रूट और जड़ें, जो इसलिए बची रहती हैं क्योंकि वे जमीन के नीचे दबी होती हैं। हर मौसम के साथ फसल कम होती जाती है, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं होती। बस हर साल थोड़ा कम, हमेशा कम ही मिलता है। मुख्य भूमि पर चुनाव आसान है।
खाना या भूख। यहाँ ये फर्क थोड़ा धुंधला हो जाता है। आप खाते हैं लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए। प्यूर्टो रिको भूमध्य रेखा के पास है, जहां सबसे अधिक सौर विकिरण मिलता है। यहाँ तक कि भारी वायुमंडलीय कालिक की स्थिति में भी सतह तक इतनी धूप पहुंचती है कि सीमित कृषि चल सके। इतनी नहीं कि आप सुरक्षित हों, पर चीजें कुछ देर और चल सकें। मुख्य भूमि पर परमाणु शीतकाल खाने और भूखे मरने के बीच का फर्क है। प्यूर्टो रिको पहले भी बड़े पैमाने पर बिजली ग्रिड ठप होने का सामना कर चुका है। 2017 में हरिकेन मारिया के बाद द्वीप के बड़े हिस्से में महीनों तक बिजली नहीं थी। बुनियादी ढांचा गिर गया, लेकिन समुदाय टिके रहे। पहाड़ों के गांवों ने बिना संघीय मदद के खुद को फिर से बनाया। वे जानते हैं कि चीजों को कैसे ठीक करें, संसाधन कैसे साझा करें और सिस्टम फेल होने पर कैसे जिंदा रहें। यह ज्ञान आज भी यहाँ है। यह मदद करता है, लेकिन आगे की समस्या हल नहीं करता, क्योंकि द्वीप खाली नहीं रहता और यह दिखाई व पहुंच के भीतर है। जिसके पास नक्शा और हवाई टिकट है, वो आपकी तरह समझ सकता है। इस द्वीप पर पहले ही 3.2 मिलियन लोग हैं। अगर ईस्ट कोस्ट के निवासियों का सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत हवाई अड्डे बंद होने से पहले उड़कर दक्षिण पहुंच जाए, तो कुछ दिनों में आबादी सैकड़ों हजार बढ़ सकती है। ज्यादा लोग, उतनी ही खेती की जमीन, उतना ही ताजा पानी। प्यूर्टो रिको इस समय लगभग 85% खाना बाहर से मंगवाता है। जमीन ज्यादा उत्पादन कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही है। संभावना असली है, लेकिन मौजूदा क्षमता नहीं है। इन दोनों आंकड़ों का फर्क जिंदगियों में गिना जाता है। द्वीप तभी काम करता है जब उस पर ज्यादा बोझ न हो, क्योंकि एक बार जब आबादी उत्पादन से तेजी से बढ़ने लगती है, तो दूरी सुरक्षा नहीं रह जाती। तो समीकरण फिर से बदल जाता है। न बड़ा न दूर, बल्कि छोटा। 65 मील दक्षिण में नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु है, और बिंदु होना ही असली बात है। बाकी हर जगह खत्म हो चुकी है। शहर मलबे में बदल गए हैं। समुद्र तट नक्शों पर जल चुके हैं। वे व्यवस्थाएं जो सब कुछ एक साथ रखती थीं, अब ढह चुकी हैं। और उस व्यापक विफलता के बीच अब भी यहाँ है सेंट क्रॉय। यह रणनीतिक नक्शे पर शायद ही दिखाई देता है। बहुत अलग थलग, बहुत कम मूल्य का है कि उस पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह द्वीप इतना छोटा है कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अधिकांश घर भूमिगत वर्षाजल टंकियों पर निर्भर हैं, जो बारिश का पानी जमा करते हैं। अगर पाइप या पंप खराब हो जाएं, तो फर्क नहीं पड़ता। हर घर के फर्श के नीचे अपनी निजी पानी की सप्लाई होती है। आपको बस एक बाल्टी चाहिए। द्वीपवासी वर्षाजल टंकियों में छोटी मछलियां रखते हैं, ताकि वे मच्छरों के लार्वा खा सकें और पानी साफ रहे। सेंट क्रॉइक्स के आसपास की प्रवाल भित्तियों में अभी भी मछलियां हैं, लेकिन तभी तक जब तक उन पर उनकी सीमा से ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। अगर मछली पकड़ना जरूरत से घबराहट में बदल जाए, तो ये पानी बहुत जल्दी मछलियों से खाली हो जाता है और कहीं और जाने की जगह नहीं रहती। आपूर्ति वाले जहाज समय पर नहीं आती। वे जब आ सकती हैं तब आती हैं, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती। पानी में जो बचता है वह वही चीज है जो दबाव बढ़ते ही गायब हो जाती है। यहाँ के लोग पहले से ही उस सीमा पर रहते हैं जहाँ बांट कर काम चलना तभी तक संभव है जब तक व्यवस्था टूट न जाए। यहाँ की मौजूदा आबादी लगभग 41,000 है। 41,000 लोगों के लिए सिस्टर्न सिस्टम अच्छा चलता है, लेकिन 60,000 पर फेल हो जाता है। मछली पकड़ने के वे जल क्षेत्र जो स्वाभाविक रूप से फिर भर जाते हैं, भी ज्यादा मछली पकड़ने से खाली हो सकते हैं। मुख्य भूमि के विपरीत सेंट क्रॉइक्स पर आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ आप न पैदल अगली घाटी जा सकते हैं, न गाड़ी से अगले शहर। आप समुद्र में एक चट्टान पर हैं। अगर मछलियां खत्म हों, सिस्टम सूखें, आबादी बढ़े, तो जाने को कुछ नहीं बचता। वही छोटा होना जो आपको निशाने के नक्शे से बाहर रखता है, ये भी तय करता है कि वहां कितने लोग जीवित रह सकते हैं। तो अगर लक्ष्यों को छोटा बनाना एक सीमा बना देता है, तो रणनीति को फिर से बदलना होगा। न छोटा, न दूर, न बड़ा, बस सुरक्षित। मुख्य भूमि पर एक ऐसी जगह है जो स्पष्ट रूप से जीवित रहने की जगह नहीं लगती। ओजार पठार। यह कोई ऊंची चोटियां या कोई नाटकीय भौगोलिक विशेषता नहीं, सिर्फ दक्षिणी मिसौरी और उत्तरी अरकानसस में फैली पहाड़ियां हैं। यही वजह है कि ये जगह काम करती है। इसे कभी निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि ये पूर्वी तट के परमाणु प्रभाव से काफी पश्चिम में है या दक्षिण में है, इसलिए उत्तरी लक्ष्यों का पूरा असर नहीं पड़ता। स्थान मायने रखता है, चाहे साधारण लगे, लेकिन जमीन के नीचे
यह सामान्य नहीं है। लहराते पहाड़ों के नीचे उत्तर अमेरिका की सबसे विशाल गुफा प्रणालियों में से एक है। हजारों गुफाएं जो लाखों वर्षों में चूना पत्थर से तराशी गई हैं। मिसौरी की मेरामेड गुफाएं मीलों तक फैली हैं और जमीन के ऊपर की हर चीज से सुरक्षा देती हैं। आप और बाहरी दुनिया के बीच सचमुच सैकड़ों फीट चूना पत्थर है। ये एक प्राकृतिक बंकर है जिसे कितना भी पैसा खर्च करके बनाया नहीं जा सकता और जहां कोई हथियार पहुंच नहीं सकता। यहाँ की कृषि पूरी तरह औद्योगिकृत नहीं हुई थी। ये छोटे पारिवारिक खेतों में बटा है। मवेशी प्राकृतिक घास खाते हैं। बाग बगीचों को भूमिगत झरनों से पानी मिलता है। खेतों में अलग अलग फसलें होती हैं। जंगली जानवर घूमते हैं। अगर कोई खाद्य स्रोत विफल हो तो दूसरा उग जाता है। ओजार्क्स में मिडवेस्ट जैसी दक्षता नहीं, पर यहाँ विकल्प मौजूद हैं। यही एकमात्र कृषि रणनीति है जो चल सकती है। गुफाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या हुआ या रेडियोधर्मी राख कितनी दूर तक पहुंची। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन से शहर अब नहीं हैं। वे 10 लाख साल से खड़ी हैं और अगले 10 लाख साल तक भी खड़ी रहेंगी। वो स्थिरता इस दुनिया में अब सबसे दुर्लभ चीज है। लेकिन ये अलगाव दोनों तरह से असर करता है। यहाँ बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा मौजूद नहीं है। अस्पताल दूर दूर हैं। नजदीकी ट्रॉमा सेंटर शायद स्प्रिंगफील्ड या लिटिल रॉक में हैं। दोनों अपनी तबाही से जूझ रहे हैं। अगर आपके समूह में किसी को संक्रमण हो जाए या किसी की हड्डी टूट जाए तो नतीजे भी 19वीं सदी जैसे होंगे और बचने की संभावना भी 19वीं सदी जैसी ही होगी। यहाँ जीवित रहना इस बात पर कम निर्भर करता है कि जमीन के नीचे क्या है और ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि जमीन के ऊपर कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। यह इलाका बम गिरने से पहले अदृश्य था और अब भी अदृश्य है। बमबारी रुक चुकी है। रेडियोधर्मी राख बैठ चुकी है। लेकिन आप बच गए हैं। आप जिंदा हैं। और अब असली समस्या शुरू होती है। पेन स्टेट द्वारा 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में परमाणु युद्ध के वैश्विक कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया, जिसमें विभिन्न परिदृश्यों में दसियों हजार स्थानों पर मक्का उत्पादन का मॉडल तैयार किया गया। सबसे बुरे हालात में जब समताप मंडल में कालिक सूरज की रोशनी रोक देती है तो फसल उत्पादन पूरी तरह ढह जाता है। दुनिया के अधिकांश मक्का उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है, जिससे केवल एक छोटा सा हिस्सा बचता है जिस पर हमारी प्रणालियां निर्भर करती हैं। और फिर एक दूसरी परत भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वायुमंडल जल्दी नहीं सुधरता। विस्फोटों की रासायनिक प्रतिक्रियाएं ओजोन परत को नष्ट करती हैं। इसका मतलब है कि बमबारी के कई साल बाद भी सतह पर अधिक पराबैंगनी विकिरण पहुंचती है। ये फसलों को चुपचाप प्रभावित करता है जब शुरुआती ठंडक आ जाती है और उसके बाद भी। ये औद्योगिक कृषि तंत्र का अंत है। कई वर्षों, शायद एक दशक से ज्यादा तक। अकाल तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही दिनों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जल प्रणालियां और स्वच्छता व्यवस्था फेल हो जाती हैं। बीमारियां फैलती हैं। ऐसी बीमारियां जो आधुनिक अमेरिका ने एक सदी में नहीं देखी। हैजा चुपचाप फैल जाता है। ये पानी के जरिए, संपर्क के जरिए और एक साफ स्रोत और एक दूषित स्रोत के बीच होने वाली अदृश्य मिलावट से फैलता है। एक ऐसे समुदाय में जिसने इसे 100 सालों में नहीं देखा। वहां न प्रोटोकॉल होता है, न समझ होती है कि जब पहला व्यक्ति बीमार हो तो क्या करें। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक का बुनियादी ढांचा, जिसमें जल और स्वच्छता प्रणाली भी थी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई। बीमारियां फैली और कुछ अनुमानों में स्वास्थ्य संबंधी मौतें लाखों तक पहुंची। और ये सब एक ही देश में हुआ जहां सहायता अब भी पहुंच रही थी और संगठन अब भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे। वैश्विक परमाणु युद्ध में सब खत्म हो जाएगा। न तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलेगी, न समन्वित प्रतिक्रिया, और न ही काम कर रहे क्षेत्रों से हवाई राहत पहुंच सकेगी। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बिखरी व्यवस्था में काम करेगी। उस समय जीवित रहना वैश्विक व्यवस्थाओं की पहुंच पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यह इस पर निर्भर करेगा कि आपके स्थानीय स्तर पर क्या उपलब्ध है। एक इंसानी शरीर को रोजाना लगभग 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। जब हर ट्रक रुक गया हो, हर दुकान खाली हो गई हो और हर खेत बंजर हो गया हो, तब ये कैलोरी कहां से आएंगी? असली खतरा तो आने वाले सालों में है। कुछ जगहें आपको थोड़ा वक्त दे सकती हैं, लेकिन वो वक्त भी बहुत कम होता है। एक खराब फसल, एक क्षमता से ज्यादा दबाव झेलती घाटी, एक जरूरत से ज्यादा दोही गई प्रवाल भित्ति, और समय खत्म हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है।
उस समय यह प्राकृतिक चयन होता है। यह लगभग उसी नक्शे जैसा है जहां अमेरिका ने निवेश को फायदेमंद नहीं माना। वही फैसले जिन्होंने निवेश को बाहर रखा, बुनियादी ढांचे को कमजोर रखा, आबादी को कम और अर्थव्यवस्थाओं को अलग थलग रखा, वही फैसले असल में किसी के भी जिंदा रहने की वजह हैं। जो उपेक्षा नाकामी लगती थी वही असल में सुरक्षा साबित हुई। अमेरिकी आर्थिक उपेक्षा का नक्शा और परमाणु युद्ध के बाद अमेरिकी जीवित रहने का नक्शा न सिर्फ एक जैसे हैं बल्कि बिल्कुल एक ही हैं। जिन जगहों को कोई नहीं चाहता था वही जगहें अब बची हैं, और जो लोग पहले से वहां थे वे बिना इसे इस तरह देखे ही उस फायदे के वारिस बन जाते हैं। नक्शा दशकों से वही कहानी बता रहा है। बस सवाल यह है कि क्या कोई उसे पढ़ेगा, क्योंकि अलर्ट से पहले, उस खामोशी से पहले जो आखिरी सामान्य पल था, वही एक समय था जब आप अलग चुनाव कर सकते थे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।